बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम जिस किसी के लिए भी आसानी पैदा कर सकते हैं हम करें। इंशाल्लाह हमारे लिए अपने लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। अखबार की वो स्टोरीज़ जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉप स्टोरीज ये हैं जी। आज की पहली खबर, फ्यूल एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार, 500 यूनिट तक सब्सिडी दें, हाई कोर्ट के रिमार्क्स। APNS वफ्द की मुलाकात, अखबारी सनद को दरपेश मसाइल पर बातचीत। प्राइवेट लैब से मुआहदे की इजाज़त, सेहत कार्ड पर MRI सिटी स्कैन होगा। और पुलिस की 55% नफरी VVIP की सिक्योरिटी पर मामूर, थानों में नफरी। खबरें आप जान चुके हैं कि डिटेल्स की तरफ आते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और राव दिलशाद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम, बिल्कुल। सो अब बढ़ते हैं आज की लीड स्टोरी की तरफ। 500 यूनिट तक सब्सिडी दें, हाईकोर्ट का कहना है। फ्यूल एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार दी गई है। आमिर भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं, खुश हैं फिर आप? देखिए, आवाम का तो काम है कि उसको अगर सहूलत मिले किसी जगह से वो खुश होती है, लेकिन हुकूमत फंस गई। इस पर मुझे ज़रा सा है क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत के माली हालात हैं उसमें जिस जगह से उनको कुछ पैसे मिल रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। सीधी सी बात है, बड़ी बात है। आपको अभी भी इजहार हमदर्दी है, मतलब किससे? हुकूमत से? नहीं, मुझे सबसे ही है। मुझे तो राव साहब से भी है, अपने आप से भी है, अपने भी घर से भी है। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि थोड़ी देर तक आपको कम से कम राव साहब से हमदर्दी नहीं रहेगा। अवाम खुश हैं और इससे अवाम को खुश होना भी चाहिए था कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अब होगा क्या। मैं आपको अगली बात बता बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं अगली बता दूं, जो बेसिक यूनिट है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो कमो बेश लगते थे, यानी उसके लिए आपको किसी माह में 3 रुपए लग गए, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 5, किसी में 7, इस तरह से था जी। ऐसे ही अब बेसिक यूनिट बढ़ जाएगा, यानी फायदा नहीं पहुंचेगा। नहीं फायदा। देखिए अब उससे फायदा होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट को जहाँ से अब बाहर से अगर आपके डॉलर का रेट जो है वो 280 रुपये है, तो उसी हिसाब से आपको फर्नेस ऑयल आना है, उसी से आपकी बिजली बननी है, जो कि बड़ा जरिया है इस वक्त। डैम से तो बिजली उतनी बनती नहीं है कि आप उसको पूरा कर सकें। अल्टरनेट आपके पास है नहीं। ये अच्छा फैसला किया अदालत ने, ये भी दिया कि अल्टरनेट बिजली के जो सोर्सेज हैं उनको बनाया जाए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अब ये फ़ायदा हमें वक्ती तौर पर बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर बेसिक यूनिट्स में बढ़ा देंगे पैसे फिर समझ से बाहर आगे ना। ये समझना चाहिए कि ये आवाम को, अभी तो अल्टीमेटली मैं भी खुश हूँ, राव साहब भी खुश, सब आप भी खुश हैं और घर में भी मेरे खुशी मनाई गई कि ये बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन मैं जब ये इस बात पे सोचता हूँ कि गवर्नमेंट इसको एडजस्ट किस तरह से करेगी, तो फिर वो बेसिक यूनिट पे चली यानी कान इधर से पकड़ लें इधर और बेसिक यूनिट पे जाने का मतलब ये है कि आप जितनी बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल, उतना आपका बिल और बढ़ता चला जाएगा और उस पर फिर आप उसको करो। ये इससे फायदा ये था, मैं ये समझता हूँ कि जिन दिनों में हमें सस्ता मिलता था उन दिनों में सस्ता होता था। नेट से अभी रशिया से आना है, अप्रैल में आना है, अप्रैल की 15 को, अप्रैल फूल तो नहीं 15 अप्रैल को आना है या मार्च में आना है। पहली जो है खेप आनी है, लेकिन उसका फ़ायदा क्योंकि ये बेसिक पे चले जाएंगे और IMF ने पहले ही कहा था कि बिजली के रेट्स बढ़ाएं। गवर्नमेंट के पास एक बड़ी सॉलिड सी रीज़न है कि इमरान खान मुआहदा कर गए थे और उसके मुताबिक बिजली के रेट को बढ़ाना ही बढ़ाना है। यानी आपने वो खुशखबरी रहने नहीं दी। राव साहब क्या कहने? अब मजबूरी है, मुझे सच बोलना पड़ता है, अदालत जो मर्जी कहे। मैंने कल सबसे पहले जब ये खबर आई थी तो आमिर भाई की ही एक ट्वीट थी, चूँकि इनके फॉलोअर हैं तो वो सबसे पहले मसूल हुई, तो इनका तारीखी फैसला। नहीं, मैंने बड़ी खुशखबरी, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी मैंने भी कहा। तो आवाम के लिए ये खुशखबरी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन ये है, लेकिन ये हाई कोर्ट के फैसले के बगैर भी मुमकिन है अगर ये करना चाहें। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको 2500 यूनिट, 3-3 हज़ार यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर सिर्फ उनका कट लगाए ना तो आप 500 यूनिट्स तक नहीं कर सकते। अगर तो 300 यूनिट्स
सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो 300 यूनिट्स तक आम जो 2 मरले 3 मरले का घर है जिनकी तादाद यहाँ पर ज़्यादा है, मतवसत तबके से भी नीचे जो यानी गुर्बत की लकीर से नीचे भी जो ज़िंदगी गुजारी, उनके लिए आप इसको सब्सिडी ना दें, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो रहने दें। इसमें जब आप फ्यूल एडजस्टमेंट डालते हैं, इसमें मुख्तलिफ जो टैक्सेस इंक्लूड करते हैं, तो वो फिर 300 यूनिट जलाने के बाद बिल 5000 पे पहुंच जाता है। वो इसीलिए पहुंचता है। वैसे तो बिल अगर 2-2.5 हज़ार तक आता है तो वो उस पर अब किसी को एतराज़ नहीं रहता ज़्यादातर, लेकिन मसला ये हो रहा है कि हमने जो बंदर बांट कर रखी है ना, फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, और कितना ही अच्छा हो कि लाहौर हाई कोर्ट अपने आप को वॉलंटरली, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान हैं, जो स्टाफ है, जो इनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं, ये सबसे पहले कहें कि हम अपनी तनख्वाह से ये बिल अदा करेंगे। उसके बाद वही दूसरे तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके 20-20 कनाल के बंगले ब्यूरोक्रेट्स के पास हैं, और बिजली का ज़िया भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन मुफ्त भी उनको है, तनख्वाह भी इमरात भी उनको है और बिजली मुफ्त भी उनको है। अगर आप बिजली मुफ्त नहीं कर सकते, जो रेट आपने तय किया है जो बेसिक रेट की, वो बेसिक रेट बढ़ भी जाए तो फिर भी 300 यूनिट्स तक आप टैक्सेस नहीं लगाते, तो वो आपकी रेंज में रहता है। बेड़ा गर्क तब होता है जब फ्यूल एडजस्टमेंट की जो चार्जेस आप लगाते हैं ना, ख़ास तौर पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, वो बड़े खौफनाक है। वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो आपके बिल का तकरीबन 1/4 होता है, तो इसी वजह से वो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी आती है, कभी फ्यूल चार्जेस बढ़ जाते हैं, और फिर जिस तरह से कंजम्पशन होती है, जो गर्मियों के महीने हैं, आगे आपके पास फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए तो आपके पास पैसे भी नहीं है अभी, तो किस तरह से सारी सूरत हाल से निपटना है। मेरे ख्याल से लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, तकरीबन 3600 से ज़्यादा 3600 एप्लीकेशन थी जिस पर ये 10 अक्टूबर को ये फैसला महफूज किया गया था और इसको बिल आखिर सुनाया है। क्या ही अच्छा होता कि इस फैसले में सबसे पहले अदलिया खुद से शुरू करती कि जो हमारे सरकारी घर हैं, जो कि जिनकी तादाद ही, अगर आप उनकी कनाल रकबा देखेंगे तो आपको लगेगा कि 3-3, 4-4 लोग रह रहे हैं और उसमें इतने इतने बड़े आलीशान बंगले, तो उन पर कट लगना भी ज़रूरी है। तो जब आप खुद से करेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मेरे ख्याल से फिर दूसरों को भी आप ये फैसला, अमल दरामद सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ। फैसला तो हो जाता है लेकिन अमल दरामद उस पर नहीं होता। एक दफ़ा आमिर भाई ने हाथ जोड़ के भी कहा था कि अपने फैसले पे स्मोक ऑर्डर के हवाले से अमल दरामद भी करवाएं, तो मसला हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन का है। लेकिन जिस तरह से वाज़ेह तौर पर हमारे रिपोर्टर्स ने चीजें समझा दी, अब आपको समझ लग चुकी होगी कि अगर फायदा है भी तो एज सच ये फायदा उस तरह से उन्हीं को होगा जिनको पहले से हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, वो वापडा में मुलाजिम हैं, और उन्होंने एक दफ़ा बहुत गर्मी थी तो मैंने कहा यार गर्मी से बुरा हाल हो गया। कहता है आमिर भाई हमारे तो पता ही नहीं होता घर में ना, मेरी वालदा ने तमाम एसी ऑन रखे होते हैं, अंदाजा करें आप जहाँ चले जाएं आपको एयर कंडीशन मिलेगा। मॉडल टाउन में उनकी रहाइश है, नाम नहीं मैं बताऊंगा। और कहता है जी मेरी वालदा का ऑर्डर ये है कि आपने कोई एसी बंद नहीं करना, और मुझे मेरे यूनिट फिर भी बच जाते हैं। वाह, जितने मुझे यूनिट है ना उतने फिर बच जाते हैं। देखिए वो ये वाकई जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। जजेस के मामले पे आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर ये जजेस सारी चीजें अपने आप से शुरू करें ना, मुंसफ का काम क्या है? मुंसफ का काम है, मुंसफ का ये काम है कि वो अपने से शुरू करता है, एहतसाब करता है, तो अपने से मिसाल करता बनता है, तो करता फिर लोग उसको देख के खुद ब खुद जो है। अब अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हो सकता है तो फिर ये किस खेत की मूलियां, ये तो टेम्परेरी है। खैर राव साहब, ये बातें सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की हो सकती है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले 3-4 साल से हम एक महात्मा को भी सुन रहे हैं। महात्मा ने सरकारी जनरेटर्स का इस्तेमाल बेदरेक किया है और अब वहाँ पर कैंपिंग कर दी है। बिजली चोरी अच्छी खासी हो रही है। छोड़िए आप बातें, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। राव साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके नाज़रीन ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद। आपको कहेंगे जी APNS वक्त की मुलाकात, अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त 2 घंटे के अंदर एंजियोग्राफी भी होगी। वज़ीर आला के मसरूफियात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुफ्त अद्वियात के हवाले से, एंजियोग्राफी के हवाले से। आमिर भाई, अच्छा इकदाम है ये तो। मैं बड़े अरसे से एक ही हॉस्पिटल PIC जहाँ पे ये काम होता था,
और उसके बाद यानी अब प्राइवेट सब हॉस्पिटल, अस्पतालों में ये सहूलत अब मिलेगी। नहीं बड़े अस्पताल, बड़े अस्पताल जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जी। वहाँ पे होगी। लेट्स से म्यू हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, जिना है, वहाँ पे भी आपको और आधे घंटे के अंदर अंदर आपको करनी है और हर वक्त डॉक्टर मौजूद होगा 24 आवर। दिल के अमराज ऐसे हैं कि इसमें फौरी मौत हो जाती है, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, ये भी अच्छा इकदाम है और अद्वियात की फौरी फराहमी भी अच्छा वो काम है। बहुत ज़रूरी था। ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, राव बता रहा था कि MPA MNAs के जो बिल्स हैं मुफ्त दवाइयाँ लेने के, वो सबसे ज़्यादा है। नहीं जी, 4 करोड़ की गाड़ी दवाई मुफ्त, 4 करोड़ की गाड़ी पे आते हैं और दवाई मुफ्त मांगते हैं। लानत है इन पर और इनकी सेहत पर और अल्लाह ताला इनको इस जगह मारेगा, इनको समझ नहीं सही कह रहे हैं। उन गरीबों की, उन मुस्तहकीन की अदवायात भी ये MNA MPAs कितार में लगे होते हैं। यकीन कीजिए कि इनको रत्ती बराबर शर्म भी नहीं आती कि हम ये ठीक है, आपका इस्तेहकाक समझ लें कि जी आपका इस्तेहकाक आपको पंजाब असम्बली कैसे दिल मान जाता है, मुझे नहीं समझ आती है। वो ख्वाजा सब ठीक कहता है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, खुदा का खौफ करो और दवायात गरीबों की वो भी ले, इसी वजह से तो मसला ख़राब हुआ है। अब ये मेरे डायरेक्टर FIA उनके दफ्तर में गए तो उन्होंने मेरे साथ वाले जर्नलिस्ट को कहा कि यार ये दवाइयाँ मेरे अब्बा की ये ज़रा ले देना। और बाहर निकले ना, मैंने कहा यार कहाँ से ले देना? वो कहता है सर्विसेज से लेके आना। चलाओ चलते हैं। सर्विसेज गए तो वो जो MS साहब थे उस दौर के, उन्होंने वो पर्ची शर्ची देखी, उन्होंने कहा चल मैं दे देता हूँ दवाइयाँ, लेकिन यार उस डायरेक्टर को ये तो समझाओ कि ये ज़कात के पैसे गरीबों के लिए हैं। सर जी आपके ब्यूरोक्रेट्स आपके मुझे क्या इस पे बात करनी है कि आपके जो इदारे हैं, जो मुनसफ हैं, वो उनके अद्वयात मुफ्त जाती हैं, तो फिर बाकी बात क्या रह जाती है? समझ नहीं आती। अब यही वजह है कि जो गरीब जो सरकारी अस्पताल में आता है फिर वो दर दर की ठोकरें खाकर वापस जाता है। यही वजह, ये नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन यहाँ पर भी नज़र उन्हीं की है जिनके पास 4-5 करोड़ की 10-10, 12-12 गाड़ियाँ भी उनके घरों में खड़ी हैं और उसके बाद वो अद्वयात मुफ्त लेते हैं। तो ये इनको खुद से ख्याल करना चाहिए। और अगर आपका इस्तेकाक बनता भी है तो फिर भी आपको जेब तो नहीं देता। समझ ये क्यों नहीं आती कि अल्लाह ताला इतना आपको नवाजता है, उतना ही आपका इम्तिहान भी है। वज़ीर आला पंजाब ने एंजियोग्राफी के हवाले से जो अनाउंसमेंट की है, यकीनन ये एक ऐसा इकदाम है और इसकी मॉनिटरिंग भी सख्त करनी चाहिए, खास तौर पे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने अस्पतालों के जो हालात है ना, यहाँ तो काम करने की किसी को आदत नहीं, आवे का हवा बिगड़ा पड़ा है। एग्जैक्टली इसमें खास तौर पर जो मैं टाइमिंग का बात कर रहा था कि लोग प्रोफेसर्स अपने क्लिनिक्स में तो बड़े टाइम पर जाते हैं, लेकिन यहाँ 8 बजे सब काम शुरू होते हैं, सरकारी दफातर शुरू होते हैं, लेकिन आपको 11 बजे से पहले डॉक्टर्स प्रोफेसर OPDs में नहीं मिलते और अगर आए भी तो 1-2 बजे फिर वापसी उनकी हो जाती है। तो इस रवैये पर भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं हकीकी मसीहा बने। भारी भरकम आप तनख्वाहें राहत ले रहे हैं लेकिन आप भी नहीं करते। बस ये सिर्फ बिहेवियरल जो चेंजेस है ना, अगर वो आ जाए तो यकीन कीजिए लोगों की बड़ी खिदमत हो सकती है। और वसाइल पाकिस्तान के इन हालात तौर पे तो पैसे चाहिए, इनके लिए पैसे इस वक्त पाकिस्तान शदीद माली बुहरान का शिकार है, जिस तरह की हम हर रोज देख भी रहे हैं। IMF से बातचीत हो रही, लेकिन ऐसे हालात में भी वसाइल की कमी नहीं है सरकारी अस्पतालों में, इनके बजट में कट नहीं लगता, इनके पास पैसा मौजूद है, लेकिन गैर मुनसिफाना तकसीम है, मैनेजमेंट की कमी, यानी मैनेजमेंट की कमी है। और प्रोफेसर्स की, डॉक्टर्स की जो हाजिरी है उस पर मॉनिटरिंग करें तो फिर एंजियोग्राफी ये टाइम पर होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। इंतहाई माजरत के साथ जिस तरह यही डॉक्टर हजरात अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में टाइम देते हैं ना, आप देख लें, सुबह कोई बात नहीं सुनता, अस्पतालों में चले जाएं और शाम को फीस दें तो डिटेल में आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं। खैर, मोहसिन नकवी साहब से ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मुलाकात की है। क्या मसाइल दरपेश हैं अखबारी सनद को आमिर भाई? अखबारी सनद को कोई मसाइल दरपेश नहीं है, वहाँ जो मुलाजम है उनको बड़ी मसाइल दरपेश है। अच्छा, और ये बात मैं माजरत के साथ कहता हूँ, ये वो ग्रुप है, अगर मैं बोलूँगा तो मुझे भी शायद सहाफ़त से निकलना पड़े। देखें, वेज अवार्ड के साथ इश्तहारात की बंदिश होनी चाहिए, ठीक है। निगरान वज़ीर आला साहब ने फौरी तौर पे कह दिया कि जो जिनके इश्तहारात के पैसे वो दे दें। सर इनसे भी कहें और उनको पाबंद भी बनाना चाहिए, इनसे भी कहें 4-4 माह की तनख्वाहें आपको पता अखबारात में क्या। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा कैरियर जो है 15 साल मुझे इस दफ्तर में हो गए जो कि TV है जी, और 17 साल मैंने काम किया अखबारात के अंदर और मैं यूनियन में भी था, मुझे सारे मसाइल का पता है। इन मालकान से ज़्यादा मसाइल जो हैं
मुलाजमीन के हैं वहाँ के, मालकान और उनकी तनख्वाहों के लिए हमने जद्दोजहद भी की, हम गए भी, लेकिन होता क्या है, एट द एंड आप किसी भी अखबारी इदारे में चले जाएं, आपको पक्के मुलाजम नहीं मिलते हैं। अच्छा, यानी जिनको कंफर्म कहा जाता है, ताकि वो बाद में वेज वार्ड के हिसाब से पैसे जिनकी ना वजह से अखबारात चलते हैं, इनके इश्तहारात अखबारी सनत को ज़रूर देने चाहिए और टीवी से मेरे ख्याल ज़्यादा दे देने चाहिए, लेकिन इनको बाउंड करना चाहिए कि जिस तरह से सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुलाजमीन को जो सहूलियात मिलती हैं, उसी तरह की सहूलियात क्या ये अखबार अपने अखबारात में देते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा अब ये देखें ना, ये सिर्फ है कि आपने कहा कि ये मुलाकात, मैं भी इस पे बहुत बड़े अखबारात हैं पाकिस्तान तारीफ और बनने से पहले तस्लीम वाले के जो अखबारात हैं वहाँ डोंगरे पर बजाए जा सकते मुलाजमीन हैं। बेचारे अपनी दुहाई दे देकर थक गए हैं, और इनको वेज ये वार्ड नहीं से है, मुंसलिक किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि वो मालकान के पास पैसे ना हो, मालकान बिलियनर हैं, लेकिन जिनकी वजह से अखबारात चलते हैं वो उनका कोई परसून हाल नहीं है, उनके पास उनकी हेल्थ इंश्योरेंस को बिल्कुल माइनस कर दिया गया है। इसी तरह से दीगर जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। छोड़े सब कुछ, जो आपने तनख्वाह तय की है वो तो टाइम पे दे दें, वो टाइम पे नहीं मिलती। और मेरे ख्याल से वज़ीर आला पंजाब साहब से मुलाकात भी हुई है, तो इनको मशरूत करना चाहिए, जिस तरह से वेज बोर्ड अवार्ड की बात हो रही है कि वेज बोर्ड के साथ इनको तनख्वाहें, इनके इश्तरात की जो बकाया जाते हैं उसको मुंसलिक किया जाए। बकाया जात भी ज़रूर मिलने चाहिए ऑब्वियसली। साहब ये अदालतों में चले जाते हैं, मैंने तो बड़े धक्के खाए हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊं। ये तो हम लोग जर्नलिस्ट एज एन जर्नलिस्ट टीवी पे आ गए और फिर सिटी जैसे इदारे में आ गए, उससे फ़ायदा हुआ। राव साहब आपने भी अखबार में काम किया, मैंने भी किया है, और वहाँ पे तो बहुत ही समझे कि बुरा हाल है। मैं अब अखबारात के नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे अखबारात ऐसे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कोई सहूलत मौजूद नहीं है। बिलियनर हैं, लेकिन मुलाजमीन को 6-6, 8-8 माह की तनख्वाहें नहीं वो देते। और फिर अब मैं इस पे मैंने आपसे कहा था मुझे सहाफ़त से निकाल दिया जाए शायद। अखबारी कागज़ तक जो लेकर कोटे पे बाहर बेच दें, क्या करेंगे आप उनका? सही कह रहे हैं आप। देखें, मैं मालकान देखें मेरे लिए मुहतरम है, मैंने तो शुरू ही काम हमारे इनसे सीनियर्स हैं, बहुत कुछ सीखा। हमारे सीनियर्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि लेकिन जिन्होंने बहुत अरसे तक सर्व किया हुआ, अपने अलावा भी किसी को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। गुजारिश इनसे ये है, अदब के साथ गुजारिश इनसे ये है कि अपने जो आपके वर्कर्स हैं उनको भी अपनी फैमिली का हिस्सा समझे, उनके मसाइल को भी, गुजारिश वहां तक पहुंच की होगी। अभी एक अपडेट, मसाइल को भी समझे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब ये किया जाएगा प्राइवेट लैब से मुआहदे की इजाजत, सेहत कार्ड पर MRI और CT स्कैन भी किया जाएगा। राव साहब, देखिए बड़ी अच्छी सहूलत है, निगरान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जिस हद लेकिन तक हर सरकारी अस्पताल में तो इन कमरों को ताले लगे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल नहीं है? सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत कुछ चीज़ों को ताला लगा हुआ है, जिस तरह से अकल को भी ताला लगा हुआ उधर वैसे। और वैसे तो पढ़े लिखे दिमाग हैं, आपको पता है कि जो क्रीम होती है स्टूडेंट्स की वही डॉक्टर्स बनती है, जो जिनका शुमार पढ़े लिखे तबके में होता है। और उनका रवैया अगर देखना हो तो यंग डॉक्टर्स की ज़बान से आपको नज़र आ जाएगा कि इनका रवैया क्या है, फिर वो रिफ्लेक्ट भी करता है उनकी जॉब्स के हवाले से। तो इस तरह की बात ना करें कि ताले ताले तो हर जगह पे लगे हैं, मगर निगरान गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल जिस तरह से जिक्र भी ये होता रहता है कि अब वज़ीर सेहत जो है वो एक डॉक्टर हैं, उनको हर चीज़ का पता है, उनको इश्यूज़ को ज़्यादा आसान करना चाहिए। और बहुत सारी लैब्स में तो ऐसे भी होता है कि पैनल पे हैं हेल्थ कार्ड पे, लेकिन वो काम नहीं करते। जिस तरह से अगर आप जाएं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में, तो उनकी हद तक इम्कान कोशिश ये होती है कि हेल्थ कार्ड को ना ही कोई इस्तेमाल करे। सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस भी लोगों ने पोस्ट की हुई हैं। तो बहरहाल इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से थोड़ी सख्ती करने की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ, ताकि कोई अगर हेल्थ कार्ड तो सबका, जिसका शनाख्ती कार्ड है उसकी हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो इस पर अमल दरामद में जो इश्यूज आते हैं, जो चक्कर लगवाए जाते हैं, उससे जान छुटवा दी जाए तो मेरे ख्याल से वो वैसी सेहतयाब हो जाएगी। आमिर भाई हर रोज मुफ्त अद्वियात की भी बात कर रहे हैं, ये सहूलियात इसकी बात कर रहे हैं, एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं। मुझे तो यकीन माने कोई ख्वाब सा लग रहा है, इतना कुछ अगर बेहतर लेकिन हो जाए। ये खबर को जिस तरह से पोर्ट्रे किए गए हैं, मैं उसके ज़रा सा खिलाफ हूँ। अच्छी बात है कि आपके हॉस्पिटल्स में तमाम सहूलियात मौजूद हों, एंजियोग्राफी भी हो, एक्सरेज भी हो, CT स्कैन भी हो। जहाँ नहीं है वहाँ पे क्या किया जाए कि मरीज़ तो पहुँच गया, अब उसके टेस्ट होने हैं। तो पहले ये इजाज़त नहीं थी कि प्राइवेट लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट कराएं।
अब वो इजाज़त मिल गई तो मेरा ख्याल है गरीबों का भला होगा इससे, और वो जाके अपना टेस्ट करा के तो रिपोर्ट दे देंगे डॉक्टर को, डॉक्टर उस पर उसका प्रोसीजर शुरू कर देंगे। तो ये बड़ी अच्छी, मेरे तो ये एक अच्छी बात है। यानी वो जो भारी फीसें थी वो नहीं होंगी अब। ये ठीक है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे निगरान गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मिसिंग फैसिलिटीज हैं उनको पूरा कर दे। बहुत तो ये बड़ा प्राइवेट कोई वालों का रोकेगा कोई भी चांदी नहीं होने वाली। इससे कोई रोकेगा भी नहीं, बहुत इस बड़ा पर कोई चैलेंज। कदगन भी नहीं है। हाँ, कोई अगर आप मिसिंग फैसिलिटीज, स्कूल और ये तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोकेगा। बजट मौजूद है, पैसे मौजूद हैं इनके, बस उनको आपने कुछ मौसर प्लानिंग की खर्च, जरूरत उसको प्लान के साथ आपने खर्च करना है ताकि वो दादरसी हो सके। इस सूबे की ज़ाहिर है 12 करोड़ की के करीब इसकी आबादी है, और सिर्फ एक पीआईसी, अगर आप पीआईसी में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से व्हील चेयर्स के ऊपर ड्रिप्स हाथ में पकड़ के लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। और दिलकश अंदाज, अपनी खूबसूरत आवाज़ और इसी दिलकश अंदाज की वजह से मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाली मेलोडी क्वीन शाहिदा मिनी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और एक लंबी अवार्ड की लिस्ट जो कि ये अपने नाम कर चुकी हैं अपनी इसी गुलकारी और इसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से। पीटीवी प्राइम टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, मतलब एक पूरी लंबी लिस्ट है। अगर मैं सुनाने लगूंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारा टाइम है वो तो कहीं पे चला जाएगा। सो अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आज की मेहमान से आपकी मुलाकात करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई अंडरस्टैंड कितना मुश्किल है सुबह उठ के आना। हाँ, so, मैं आपके तो- लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा। नहीं, मेरे लिए तो ये होता है कि जब मेरा सुबह कोई प्रोग्राम होता है तो मैं सोती नहीं हूँ। दैट्स ग्रेट। वो इसलिए कि हो सकता है अलार्म काम ना करे। यानी कमिटमेंट Yes, आपने अपनी पक्की रखी हुई है, बिल्कुल। और वो उसकी हम गवाही इस तरह से भी दे सकते हैं कि जो एज इट इज टाइम दिया था, कम मेहमान होते हैं जो बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाते हैं। सो माशाल्लाह से अंदाज हमेशा की तरह आपका इतना खूबसूरत, आवाज़ इतनी खूबसूरत। अब माशाल्लाह इतनी देर से आप गाना गा रही हैं, क्या समझती हैं किस तरह अपने इस जादू को आपने आज तक जगा के रखा है? कुछ ख़ास नहीं, मेरा तो अपना कोई जादू नहीं है। मेरे मौला का बड़ा करम है कि जो उस करम की वजह से मैं आज तक आपको नज़र आती हूँ। बिल्कुल, और ना सिर्फ नजर आ रही हैं बल्कि मद्दाह आज भी आपकी अंदाज, आपकी आवाज़ सबके मुतरिफ हैं। सो मुझे ये बताएं, हम लोग ये समझते हैं आजकल के नौजवानों को देखें तो बस गाना गाना शुरू किया तो एकदम से कहीं पे पहुंच जाएं। माशाल्लाह आप इतनी देर से इस फील्ड में हैं, कितना ज़रूरी है अपनी आवाज़ का जादू जगाए रखने के लिए प्रैक्टिस करते रहना, फील्ड में रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये होता है कि आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, फिर अपने काम को प्लान करना, कुछ काम को छोड़ना भी और कुछ काम को करना भी। मेरा कुछ ऐसा हमेशा से रहा सिस्टम कि एकदम काम करना, एकदम छोड़ देना, ब्रेक ले लेनी। ब्रेक लेनी, फिर प्लान करना है कि मैं खुद अपने आप को देख देख के तंग आ जाती हूँ कि नहीं बहुत हो गया, अब कुछ चेंज आना चाहिए। तो फिर उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ, कुछ प्लान करती हूँ कि अब कुछ अच्छी चीज़ दें। जैसे कि मेरा ये वीडियो मैं ना जम दी, मैंने बहुत सालों के बाद वीडियो दिया। बिल्कुल, जब भी मेरा एक गाना हिट होता है लोग बहुत सारा काम पकड़ लेते हैं, मैं नहीं पकड़ती, क्योंकि जब यानी आप क्वालिटी वर्क पे यकीन रखती जी हैं। बिल्कुल, और जब आपको एक काम से बहुत इज्जत मिली है तो इसको कायम करने के लिए यार बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आपने सही और बड़े सब्र की, बड़े जिगरे की, कि आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कुछ पाया है और बहुत कुछ पाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। किसने सारी कॉम्पोजिशन वगैरह की, आइडिया किसका था ये? जी ये तो बहुत फिर बात करने जब इसकी शुरू करेंगे तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं, जो कि मैं बहुत बच्ची थी तो मुझे माइक के आगे इन्होंने खड़ा कर दिया। मतलब 8 साल की थी जब उन्होंने मुझे माइक पर खड़ा किया और फिल्म के गाने के लिए। अच्छा। अब मैं बच्ची
और मैं उस वक्त तो घबरा गई, सच्ची बात, मैं नहीं गा सकी। मैं नहीं गा सकी क्योंकि वो एक बड़ी जवान औरत के ऊपर था गाना और मैं बहुत छोटी थी। और बहरहाल उन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाई, मेरे उस्तादों का दर्जा रखते थे। उसके बाद 10 साल की उम्र में मैं टीवी पर आई और फिर काम किया। 12 साल की उम्र में आ गई। शॉर्टकट आते हैं कि मैंने मास्टर बुल्ला साहब को खराजे तहसीन पेश किया और कंपोजिशन भी उन्हीं की है। That's great. देखिए वो हमारे उस्ताद हैं, हम पर फर्ज है ना कि हम अपने टीचर्स, अपने उस्ताद को जिंदा रखें और बहुत रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल खुदा के बाद यही तो लोग होते हैं, हमारे उस्ताद, हमारे टीचर, जो हमें इस काबिल करते हैं। एक पत्थर को तराश कर हीरा यही तो बनाते हैं। बहरहाल जी वो प्लान हुआ तो बड़े प्यारे भाई मेरे नुमान रऊफ हैदर, उन्होंने कहा कि इस तरह से ये गाना है, उन्होंने मुझे ये ट्रैक दिया, उन्होंने प्रोड्यूस किया। और मेरी अपनी प्रोडक्शन SM प्रोडक्शन, मेरा अपना YouTube चैनल जहाँ से इसको लॉन्च किया। सही। और इसको हमने इसकी प्रमोशन भी जैसी हमने की है ना इसकी, शायद वो भी मैंने ये कह सकते हैं कि एक ट्रेंड दिया है मैंने, जैसे परफॉर्मेंस में, ग्लैमर में, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ट्रेंड दिया। मैंने 7 जनवरी से उसकी प्रमोशन स्टार्ट की और 27 को मैंने इस गाने को लॉन्च किया। सही। और अभी तक आप देखिए इतने कम टाइम में ये एकदम माशाल्लाह छा गया है और इतने लोगों के अच्छे अच्छे मैसेजेस कैसा आते हैं। सोशल मीडिया पे फीडबैक मिल रहा है लोगों का? फीडबैक कैसा आ रहा है ओ सोशल यार मीडिया यही तो बता रही हूँ कि इतने मुबारकबाद के मैसेजेस लोगों के, और क्या अच्छे व्यूज़, और मिलियन तक पहुँचने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है जी। मुझे ये बताएं, बड़े बड़े नाम जो होते हैं हम देखते हैं, वो चाहे गुलकारिंग में है, वो चाहे एक्टिंग में है, वो भी किसी ना किसी को पसंद करते हैं। आपको हमेशा से किसकी आवाज़ पसंद रही? आप किसकी फ़ैन रही? देखिए वैसे तो बहुत सारे लेजेंड्स हैं मेरे, जिसमें खान साहब मेहंदी हसन साहब हैं, फरीदा खानम साहिबा हैं, इकबाल बानो साहिबा हैं, बड़े बड़े नाम, गुलाम अली खान साहब हैं, माशाल्लाह, लता मंगेशकर जी हैं, आशा जी हैं, और बहुत बड़े लोग क्लासिकल में, बड़े गुलाम अली खान साहब, पटियाला घराना, अमानत अली खान साहब, फ़तेह अली खान साहब, सलामत अली खान साहब। अब एक लंबी लिस्ट है जी, एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हमारे लेजेंड हैं। अच्छा जी, अब हमें फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं कि शाहिदा अमीनी साहिबा मौजूद है, मेलोडी क्वीन मौजूद है, तो क्यों ना लोगों की सुबह को मज़ीद बना दें आपके साथ मिलके। कौन सा गाना सुनाना चाह रही हैं? वीडियो तो देख लिया ना जी बिल्कुल। तो अब मैं, मेरी अपनी कंपोजिशन, इसको मैंने खुद कंपोज किया, लिखा भी खुद, गाया भी खुद, अरे जबरदस्त, और वीडियो में भी खुद थी। माशाल्लाह, फिर तो आप हर फन मौला हैं। मोहब्बत सही है सही। चलें जी, हम शाहिदा अमीनी साहिबा को ज़हमत देंगे, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और मैं भी आपके साथ सामने खड़ी हो जाती हूँ। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। थैंक यू, आ जाइए। वेलकम बैक। मेलोडी क्वीन शाहिदा अमीनी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी सुबह को मज़ीद हसीन बना दिया, क्योंकि हम कम मेहमान जो हैं वो मधु करते हैं जो कि इतने स्पेशल होते हैं, आपकी सुबह को ज़बरदस्त बना देते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास आना शुरू हो गई हैं कि जी हमने आपसे गाना सुना है, लेकिन थोड़ी सी बातचीत भी कर लें। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आपने एक बार फिर से एंट्री दी है और बड़ा ज़बरदस्त काम आना शुरू हो गया है। अब फ्यूचर में इसी तरह से ज़बरदस्त गाने आते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने हमेशा ही ज़बरदस्त गाने दिए और आप यकीन जाने कि मेरे पास पता नहीं कितनी तादाद में ट्रैक्स और मेरे गाने हैं जो मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। अच्छा। जो मुझे दिल को नहीं भाता मैं नहीं करती, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कभी कभी वो परफॉर्म करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि हाँ अब ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बस उसको फिर मैं छोड़ देती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, अभी जो हमने आपका गाना नया देखा, वीडियो भी हमने देखी, बड़ी ज़बरदस्त है। अब गाना सिंगर के लिए तो एक अच्छी बात है ही, आप तो परफॉर्म इतना ज़बरदस्त कर लेती हैं। सो ये बीच में एक्टिंग वाला कहाँ से सीन सीखा? अना मैंने 200 फीचर्स फिल्म से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। बिल्कुल। और एक्टिंग, या मैं कभी एक्टिंग नहीं करती, ये नेचुरल चीज़ आपके अंदर होती है। तो मेरे लिए तो कैमरा, ये सब चीज़ें ऐसे जैसे
आपके घर में चलती फिरती चीजें, माहौल है घर का, और बिल्कुल। मैं इंजॉय करती हूँ मैं। तो मैं तो कैमरा समझती ही नहीं हूँ, ना माइक समझती हूँ। वो एक कैरेक्टर्स होते हैं और वो मेरा हीरो और सिचुएशन होती है। बिल्कुल। वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी फिट कैसे हैं आप? मैंने थोड़ा सा गेन किया है, थोड़ा सा गेन किया है। वो इसलिए कि यार सर्दियों में थोड़ा सा दिल करता है ड्राई फ्रूट या कुछ खाना पीना, तो थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी होता है ना। तो खाने पीने की शौकीन है? खाने पीने की शौकीन हूँ। तो फिर कैसे डाइट कंट्रोल कर लेती हैं आप? कर लेती हूँ ना। यार सब्र तो करना पड़ता है ना, शोबिस की दुनिया में है। और वैसे भी मुझे ज़रा थोड़ा सा स्लिम रहना। क्या वॉक एक्सरसाइज भी करती हैं? क्या आपकी पूरी डे की रूटीन रहती है? डाइट कंट्रोल करती हूँ, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ और चलती फिरती रहती हूँ। यानी हेल्थ कॉन्शियस भी साथ साथ हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं, नौजवान गुलकार जो आ रहे हैं, जो कहते हैं कि हम बस आएं और छा जाएं, कोई उनको मैसेज देना चाहेंगे? फिर हमने फरमाइश की तरफ लोगों की जाना है, क्या कहना चाहेंगे उनको? कामयाब कैसे हुआ जाता है? देखिए, मशवरा हो या डॉक्टर हो या आर्टिस्ट हो, हर कोई उसकी फीस लेता है ना? तो ये इतनी सस्ती चीज़ें नहीं कि हम इतनी आसानी से, हमें भी नहीं मिला और इतनी आसानी से हम बता भी दें। बस ये है कि अपनी एक्सरसाइज जारी रखें। एक्सरसाइज मीन कि अपनी जो जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं वो करें, लेकिन ये कि काम को काम समझ कर करें, इसको इजी मत लें। साल की मेहनत होती है, इसलिए ना करें कि बस हमने पैसा कमाना है। आप सिर्फ ये सोचें कि आपने इज्जत और नाम को अगर कमाना है तो काम पर आपको बहुत तवज्जो और सब्र, शुक्र के साथ आपको, यानी जो बड़े बड़े नाम और जो हमेशा रह जाते हैं नाम, उनके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सो अब जी हमारे पास फरमाइश आ रही है कि आपने टीवी पे तो गाना दिखा दिया, मैं ना जमदी, आप यहाँ पे मौजूद हैं तो परफॉर्म भी हम चाह रहे हैं, हमारे नाजरीन कह रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं। सो मैं आपको जहमत एक बार फिर से देना चाहूँगी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है। हमें शाहिदा मीनी साहिबा से इस गाने के साथ इजाज़त भी चाहिए होगी, मैं तो ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करूँगी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते लोगों की फरमाइश पूरी कर दें, क्योंकि लोग जो हैं वो आपके गाने को खूब इंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे है जी उनको हमने विश करना है, लेकिन जिनकी बर्थडे है कल, वो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के शो में शामिल करेंगे। आज बर्थडे है फजर नईम की और सुहेब की, अहमद की, जरनिश की, अनाया की, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद फैज़ अब्बास की भी बर्थडे है जी। और इसके बाद जी शर्जील सिद्दीकी की आज बर्थडे है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। की बर्थडे को भी स्पेशल बनाया जाएगा अगर आप अपनी पिक्चर्स भेजेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाएंगे। अभी आपको बताएंगे आज के मौसम की सूरत हाल। अच्छा जी, कोमल बाहर मौजूद हैं तो उनसे आज जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। जी कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर में मौसम का हसीन इम्तजाज देखने में नज़र आ रहा है। कुछ इलाकों में सूरज मियाँ ने चारों तरफ किरणें बिखेर दी हैं, तो कुछ इलाकों में जो है वो ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला बरकरार है। यूँ शहर लाहौर में मिले जुले मौसम का रुझान है। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये वो मौसम चल रहा है जहाँ सुबह और शाम के औकात में सर्दी महसूस की जाती है, शहरी जैकेट्स पहनते हैं और दोपहर के औकात में जो है वो गर्मी का एहसास हो जाता है। और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि इस मौसम में ख़ास तौर पे बहुत सी बीमारियां भी सामने आ जाती हैं, क्योंकि मौसम की बदलती तब्दीलियां जब हम देखते हैं, मुख्तलिफ रंग देखते हैं, तो ये इंसानी सेहत पे बहुत से असरार डालता है। तो शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों के हवाले से भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से लाहौर में AQI की शरह आज कुछ बेहतरी के साथ 153 रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें वेदर अपडेट्स बताई। और एक अपडेट शहरियों के लिए ये है कि जी वैसे तो आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीज़ है, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। कुछ दिन पहले एक बाकायदा मुहिम चलाई गई और लोगों को एजुकेट किया गया कि हेलमेट पहनना ही है।
सो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए अब क्रैकडाउन शुरू किया गया है और सीटीओ साहब पर अज़्म है कि हमने शहर को एक्सीडेंट फ्री बनाना है, जो कि बहुत अच्छा इकदाम भी है। बगैर हेलमेट अगर आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपका चालान किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि हेलमेट कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए अब जो है सीटीओ साहब खुद मैदान में हैं। केनाल रोड, मॉल रोड, जेल रोड, मेन बुलवर्ड समेत तमाम अहम शाहराहों पर जी कार्रवाई की जाएगी। लाइन और लेन की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा और इसके साथ साथ अगर हेलमेट आपने नहीं पहना होगा तो फिर आप बाद में मत कहिएगा कि जी हमें बताया नहीं, चालान लाजमी होगा आपका। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। खुदा न खास्ता टाइम का, वक्त का कुछ पता नहीं होता, किसी की गलती की वजह से अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, इस सूरत में आपका सर, आपका मुंह, हेड इंजरी से आप महफूज रहते हैं। आप ताउन कीजिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ। अब हम चल रहे हैं, हमारे रिपोर्टर अब्दुल्ला इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनकी तरफ आज की रेट लिस्ट बताएंगे। ओवर टू यू। मंडियों में सब्जी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों के कीमतों में खासा फ़र्क भी नुमाया है। सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की बात की जाए तो प्याज दर्जा अव्वल जिसका सरकारी नर्ख 222 रुपये फ़ी किलो है, जबकि बाज़ार में 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 55 रुपये, जबकि मंडी में फ़रोख्त 75 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना सरकारी नर्ख 440, जबकि बाजार में 480 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा। अदरक सरकारी रेट 500 रुपये फ़ी किलो, लेकिन बाजार में 580 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च जिसकी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 120 रुपये फ़ी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह लीमू सरकारी कीमत 70 रुपये फ़ी किलो, जबकि बाज़ार में 85 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन सरकारी रेट 80 रुपये किलो, जबकि ओपन मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च सरकारी रेट 100 रुपये किलो, जबकि मार्केट में 115 रुपये किलो। मटर सरकारी रेट एक के मुताबिक 110 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 125 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। अब्दुल्ला, रेट लिस्ट आपने हमारे साथ शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।